कहानी एक खतरनाक हमले से शुरू होती है। थाईलैंड के बैंकॉक की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में अचानक एक डरावना ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। जैसे जैसे संक्रमित लोग बढ़ते हैं, पूरा कैंपस तेजी से अफरा तफरी में डूब जाता है। कुछ बचे लोग भागने के लिए ग्रुप बनाने लगते हैं, मगर ज़ॉम्बी ने सभी निकास दरवाजों में जहर भर दिया था, जिससे वे सिर्फ बंद क्लासरूम में छिप सकते थे और मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे थे। स्टूडेंट आह निंग ने परेशान होकर अपने टीचर को फोन किया। उसकी माँ आधे साल से कोमा में बिस्तर पर पड़ी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आह निंग सिर्फ स्कूल के बाहर एक टीचर से अपनी माँ की देखभाल करने को कह सकता था। कॉरिडोर के बाहर ज़ॉम्बी दरवाजों और खिड़कियों पर जोर जोर से पीट रहे थे। लड़की के पास फोन काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी टीवी पर खबर आई कि अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। महामारी का सोर्स वही यूनिवर्सिटी थी जहाँ आह निंग पढ़ती थी। प्रोफेसर ने मुंह बनाया और चुपचाप बेडरूम में गया। टेबल पर अजीब दवाइयों वाला टिन का डिब्बा खोला और फिर आह निंग की माँ को देखकर गहरी सोच में डूब गया। इस बीच क्लासरूम में छिपे बचे लोगों का एक और ग्रुप दरवाजा बंद करने और सामान पैक करने की कोशिश कर रहा था। लड़की बहुत समझदार थी। उसे यकीन था कि यह जगह आखिरकार ज़ॉम्बी के कब्जे में आ जाएगी। अचानक किसी ने खिड़की की तरफ देखा और सबको बाहर बालकनी में छिपने को कहा। स्कूल के ग्राउंड से रुक रुक कर चीखें आ रही थी, जिससे सबका दिल बैठ गया। एक वैरायटी शो वाले लड़के ने दूर देखा तो पाया कि कोई सामने वाली टीचिंग बिल्डिंग की बालकनी पर चढ़ गया है, जिसमें एक जाना पहचाना चेहरा भी था। उसने तुरंत नंबर डायल किया। आह निंग, जो यह देखकर भी हैरान थी कि उसका छोटा भाई आह नोंग सड़क के उस पार था, अचानक गिरने से चौंक गई। शांत होने के बाद आह जिन ने आह निंग से फोन लिया और सबसे कहा कि लाइब्रेरी में भागने की कोशिश करो। बिल्डिंग में अभी रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए आसपास ज्यादा लोग नहीं होंगे। बालकनी पर बचे दो लोग इस बात से सहमत थे कि लाइब्रेरी सच में सबसे अच्छी पनाहगाह है, क्योंकि कम लोगों का मतलब है कम ज़ॉम्बी। हालांकि यह लाइब्रेरी से काफी दूर थी और उन्हें लगातार ज़ॉम्बी से बचना पड़ता था, इसलिए उनकी तरक्की बहुत धीमी थी। लंबे बालों वाली ज्याओ मई फोन कॉल करती रहती थी। उसे चिंता थी कि स्कूल के बाहर उसके पिता के साथ क्या हुआ होगा। अचानक बेसबॉल कैप पहने किसी ने उसका फोन छीन लिया। अब वह फोन कॉल नहीं कर सकती थी। क्या वे मौत को बुला रहे हैं? हालांकि सभी को जल्द ही एहसास हो गया कि ज़ॉम्बी ने उन्हें घेर लिया है। बालकनी पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। घुंघराले बालों वाले आदमी ने अपने बैग से एक ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और ज़ॉम्बी को आवाज से दूर भगाने के लिए सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग में रखने का सुझाव दिया। इस प्लान पर सबने एकमत होकर सहमति जताई, लेकिन जब पूछा गया कि स्पीकर कौन लगाएगा तो सबने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। बेसबॉल कैप वाला लड़का आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका और बोला, क्योंकि तुम में से कोई नहीं चाहता तो मैं रिस्क लेता हूँ। लड़के शर्म से जम गए और बेसब्री से देख रहे थे कि बेसबॉल कैप वाला आदमी, जिसके हाथ में स्पीकर था, धीरे धीरे दीवार के कोने से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। सबने टेंशन में अपनी मुट्ठियां भींच ली। सिर्फ छोटे बालों वाली लड़की ने अपना फोन निकाला। पता चला कि अधिकारियों ने अभी अभी एक मैसेज भेजा था कि महामारी के बेकाबू होने की वजह से उन्होंने संक्रमित इलाकों में पानी, बिजली और कम्युनिकेशन बंद करने का फैसला किया था। हर कोई मन ही मन कोसने लगा, क्या अधिकारी उन्हें छोड़ देंगे? इस समय बेसबॉल कैप वाला आदमी टीचिंग बिल्डिंग की लॉबी के बीच में पहुंच चुका था। यहाँ की जगह ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए काफी दूर थी। लड़की ने ध्यान से स्पीकर जमीन पर रखा और स्विच दबाया। अचानक अंदर से पावर ऑन का सिग्नल आया। जमीन पर लेटी औरत ने इधर उधर देखा। शुक्र है आसपास अभी भी कोई हलचल नहीं थी। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, एक ज़ॉम्बी की आकृति दूसरी मंजिल की बालकनी पर चमकी। यहाँ अक्सर होने वाली घटनाओं की तुलना में आह निंग और उसके ग्रुप का प्रदर्शन बहुत बेहतर था। पोनीटेल वाली लड़की को छोड़कर, जिसका टखना गलती से मुड़ गया था, बाकी सब खुश थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पहले से ही ज़ॉम्बी की आदतें पता चल गई थी। वे न केवल आवाज के प्रति बहुत सेंसिटिव थे, बल्कि रोशनी के सोर्स के पास रहना भी पसंद करते थे। आह निंग और दूसरों को बस बचना था और स्ट्रीट लाइट जलाकर अंधेरे में चलना था, ताकि आमतौर पर ज़ॉम्बी को नजर न आए। हालांकि पोनीटेल वाली लड़की के टखने में मोच ने उसकी रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया और उसके शोर ने ज़ॉम्बी को अलर्ट कर दिया। सब लोग जम गए, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। इस बीच प्लेटिपस जैसे बालों वाली लड़की ने ये कंफर्म करते हुए कि दूसरी मंजिल पर ज़ॉम्बी ने उसे नहीं देखा था, अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से अपने साथी से मिलने बालकनी में लौट आई। घुंघराले बालों वाली लड़की, जो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, उसने जल्दी से अपना फोन ऑन किया और कॉल किया। ब्लूटूथ स्पीकर से बहुत तेज आवाज आई। तुरंत ज़ॉम्बी के कदमों की आवाज आई, जैसे खून की गंध से खिंचे शार्क आवाज की तरफ झुंड में आ गए। इससे न सिर्फ उन्हें सांस लेने का मौका मिला, बल्कि आह निंग और उसके ग्रुप को भी। दोनों ग्रुप तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़े। बदकिस्मती से पोनीटेल वाली लड़की और आगे नहीं चल सकी। उनमें से एक जल्दी से नीचे झुका, उसे उठाने का इरादा किया। अचानक हवा से खून की एक बूंद गिरी। एक ज़ॉम्बी पेड़ से लटका हुआ था। बीच से बाल वाली लड़की पोनीटेल वाली लड़की को अपनी पीठ पर उठाए तेजी से भागी, लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ सकी। जल्द ही एक ज़ॉम्बी पेड़ से गिरा और उस पर झपटा। जैसे ही पोनीटेल वाली लड़की मारी जाने वाली थी, बीच से बाल वाले लड़के ने ज़ॉम्बी को लात मार दी। अगले ही पल ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ा और लड़की की पिंडली पर काट लिया। इस समय दूसरे ज़ॉम्बी भी शोर सुनकर दौड़
दौड़े, कई लड़के तेजी से मुड़े और बीच से बाल वाले लड़के को जबरदस्ती घसीट कर ले गए, जो ढाने वाली जगह में घुस गया था। सिर्फ पोनीटेल वाली लड़की जॉम्बी की भीड़ का सामना करने के लिए अकेली रह गई थी। बाकी लोग अपना दुख दबाते हुए तेजी से लाइब्रेरी में भाग गए, जहां वे बेसबॉल कैप वाले लड़के और दूसरों से मिले। आह निंग और उसका भाई आखिरकार फिर से मिल गए और वे कुछ इमोशनल बातें किए बिना नहीं रह सके। दूसरे लड़के दरवाजा बंद करने चले गए। ऐसा लगा कि आह जिन सही कह रही थी, यहाँ सच में कोई जॉम्बी नहीं था। ये निश्चित रूप से उस पल के लिए एकदम सही पनाह थी। लंबे बालों वाली लड़की ज्याओ मई फिर से डायल कर रही थी। इस बार पिता का फोन कॉल कट गया। छोटे बालों वाली औरत ने सबको याद दिलाया कि अधिकारियों ने पहले ही एक नोटिस जारी किया था कि न सिर्फ सेल फोन सिग्नल काट दिए जाएंगे, बल्कि पानी और बिजली भी काट दी जाएगी। सबका दिल बैठ गया। क्या ये पक्का मौत से बचने का सीन नहीं था? अमीर युवा मालिक असांग ने सुझाव दिया कि उन्हें अभी भी निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। पानी और बिजली के बिना वे कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते थे। आजिन ने तुरंत जवाब दिया कि अभी बाहर जाने से उनकी मौत और तेज हो जाएगी। एक ही रास्ता था, मदद के लिए आवाज उठाई जाए और बचाव का इंतजार किया जाए। तभी चश्मा पहने आदमी एक रेडियो लेकर बाहर आया। अंदाजा लगाया गया कि रेडियो कंस्ट्रक्शन मजदूरों ने पीछे छोड़ दिया था। खबरें बार बार सुनाई दे रही थीं कि यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके को मिलिट्री ने क्वारंटाइन कर दिया था और अधिकारी उस रात 8:30 पर पानी और बिजली काट देंगे। उन्होंने बचे हुए लोगों से ऊंची जगह जाने को कहा और बताया कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिन में बिना संक्रमण वाले लोगों को बचाएंगे। सबके मन में शक था। अधिकारियों के इरादों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उनका स्कूल, जहां से वायरस की शुरुआत हुई थी, फिर भी किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया। असांग ने लाइब्रेरी की छत पर बनी पार्किंग के बारे में सोचा और कहा कि वे जानबूझकर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजार करने के लिए वहां जा सकते हैं। हालांकि आहनिंग का मानना था कि सभी को यह बता देना चाहिए। असांग ने तुरंत ऐतराज किया और कहा कि इससे सिर्फ परेशानी होगी, लेकिन आह जिन ने आहनिंग के प्लान का पूरा सपोर्ट किया। इस बीच मा लिंग ने दोनों आदमियों की जलन और दुश्मनी को बेरुखी से देखा। उसने सभी को मरने के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि जॉम्बी फिल्मों में जब तक कोई कुछ बेवकूफी करता है और यह बात कि हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर ही परेशान होते हैं, बहुत दुख देने वाली थी, जिससे कमरे में लगभग सभी को बुरा लगा। सिर्फ आह निंग ने इसे नजरअंदाज किया और दूसरी मंजिल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में चली गई। लाउडस्पीकर चालू करने के बाद उसने रेडियो से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स से छत पर जाकर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजार करने को कहा गया। उसकी साफ आवाज स्कूल के हर कोने में गूंज रही थी। आह निंग जारी रखना चाहता था, लेकिन आह जिन ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसे और अधिक परेशानी होने की चिंता थी। हालांकि आह निंग ने फिर भी सभी को नजरअंदाज कर दिया और छात्रों को लाइब्रेरी में मिलने के लिए सूचित किया, क्योंकि ये परिसर में सबसे सुरक्षित जगह थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्टूडियो की सभी बत्तियां बुझ गईं। ऐसा लग रहा था कि आधिकारिक पानी और बिजली कटौती शुरू हो गई थी। रोशनी के नीचे इकट्ठा हुए लाश तितर बितर हो गए और अंधेरे में खींचे चले गए। बचे हुए लोग अभी भी विभिन्न स्थानों पर हताश रूप से संघर्ष कर रहे थे। पुस्तकालय की ओर देखने लगे। अचानक पोनीटेल लड़की, जो रोशनी के गायब होने से पहले दुखद रूप से मर गई थी, ने अपनी पीली आंखें खोली। वह जादू से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे लाशों के झुंड के साथ आगे बढ़ गई। इस बीच पुस्तकालय में ज्याओ मई अभी भी अनजाने में अपने पिता को फोन करने की कोशिश कर रही थी। भले ही कोई संकेत नहीं था। अगर वह पूरे दिन फोन नहीं उठाता तो उसका एक्सीडेंट हो सकता था। बेसबॉल कैप वाली औरत और नहीं देख पा रही थी और बोली, तुम्हें अपने पापा की इतनी फिक्र है तो जाओ खुद उन्हें ढूंढो। छोटे बालों वाली औरत ने कहा और फिर ज्याओ मई को बचाने के लिए आगे बढ़ी। अगर कई लोगों ने उन्हें रोका ना होता तो दोनों वहीं लड़ने लगते। सिर्फ आहजिन दौड़ कर आई और धीरे से ज्याओ मई को दिलासा दिया। बस कुछ बातों से उसे शांत किया। उसकी नरम हरकतों पर आह निंग बार बार नजरें गड़ाए हुए थी, जबकि आह सांग उसके बगल में बैठी थी। उसकी आंखों से लगभग आग निकल रही थी। इसी समय आह नोंग तेजी से हॉल में भागी और सबको खिड़की से देखने का इशारा किया। नाइट विजन कैमरे से उन्हें एक अजीब सीन दिखा कि जॉम्बी पहले से तय होने के बाद बड़ी ही चुपचाप समझ के साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इससे उनका कंफ्यूजन और बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनके सामने वाले जॉम्बी टीवी पर दिखने वाले जॉम्बी से अलग थे। वे इमोशन शेयर करते या किसी और तरीके से जानकारी देते हुए लग रहे थे, नहीं तो वे इतने एक जैसे कैसे काम कर सकते थे। आह निंग को लगा कि अभी इस बारे में बात करना बेकार है। कल उन्हें छत पर जाकर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजार करना था और आराम करके अपनी ताकत वापस पाना बेहतर था। सब लोग तुरंत मान गए, लेकिन यह उनके लिए पहली बार था जब वे ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे थे। और इस हालत में कितने लोग चैन की नींद सो सकते थे? उन्हें पता भी नहीं चला कि सुबह हो गई थी। असांग को लगा कि अब लगभग समय हो गया है, इसलिए उसने सबसे कहा कि वे अलग हो जाएं और हथियार ढूंढ लें और ठीक 7 बजे यहाँ मिलने के लिए वापस आएं। उस समय सब लोग एक साथ छत पर बनी पार्किंग में जाएंगे। सबके जाने के बाद असांग ने आहजिन को आवाज दी और उसे आह निंग से दूर रहने की चेतावनी दी। आहजिन को लगा कि यह एक उकसावे की बात है, लेकिन असांग ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह आह निंग के बारे में कुछ नहीं जानता। पता चला कि आह निंग पहले ही मान गई थी। दोनों प्रोफेसर चुपके से आह निंग की मां को हुई अजीब बीमारी से जुड़े एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। इस बीच दूसरे स्टूडेंट्स हर जगह बिखरे हुए थे। वे सब वापस आ गए और दूसरे दोस्तों को भी लगा कि
कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मेन दरवाजा साफ तौर पर बंद कर दिया था। ये जॉम्बी अंदर कैसे आए? या शे माओ और बाकी लोगों ने हॉल के चारों ओर जाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक जॉम्बी को फर्श पहुंचते देखा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सभी जॉम्बी वे सभी वहां काम करने आए थे, और यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वे एक्सेस कार्ड लेकर एम्प्लॉय एंट्रेंस से आए थे। दुख की बात है कि सभी को पता चला कि मेहनती जॉम्बी ने उनके भविष्य के साथ जहर फैला दिया था। छोटे बालों वाली लड़की ने खिड़की से बाहर कूदकर लॉबी में वापस जाने का प्लान बनाया, जिससे जियाओ मेई के फोन का अलार्म अचानक बज उठा। क्योंकि टच स्क्रीन टूटी हुई थी, वह उसे बंद नहीं कर सकी। तेज आवाज ने तुरंत जॉम्बी का ध्यान खींचा। छोटे बालों वाली लड़की सिर्फ खिड़की से कूदकर भाग सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से एक जॉम्बी ने उस पर झपट्टा मार दिया। उकसाने वाली जियाओ मेई ने अपना फोन फेंकने से मना कर दिया। पीछा कर रहे जॉम्बी ने धीरे धीरे एक लंबी लाइन बनाई, चक्कर लगाया और खिड़की से बाहर कूद गए। आखिर में सिर्फ छोटे बालों वाली जियाओ मेई दिखी, जिसकी गर्दन पर काट लिया गया था और वह पूरी तरह से खत्म हो गई थी। सफर जारी रहता है और कोने पर उनका सामना आहनिंग और उसके ग्रुप से फिर होता है। इस बदकिस्मती के दोबारा आने के बाद क्या बचे हुए लोग आसानी से छत पर बनी पार्किंग तक पहुंच पाएंगे? ये देखेंगे मूवी के दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।